डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट पे आज हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। पर्टिकुलरली हमने जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का वो समझने की कोशिश की, और बाद में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा, जो शुरुआत में हमने बिगिनिंग में हमने पढ़ना होता है स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया बड़े डिटेल के साथ, तफसील के साथ। और आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। लास्ट वाले टॉपिक में यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने ये बात समझी कि हम डेटा कैसे जनरेट करते हैं। अगर हमें किसी खास चीज के मुतल्लिक डेटा चाहिए तो उस डेटा को हम पॉपुलेशन से या सैंपल से कैसे जनरेट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। लेकिन जब हम डेटा हासिल करते हैं तो ये डेटा जो है इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, फर्दर इसको जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि ये जो डेटा है हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। जो आज से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो ये टॉपिक इसी इशू के साथ डील करता है कि हमारे पास जो डेटा होता है हम उसको कैसे तरतीब देते हैं, हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, आसान तरीके से इस्तेमाल कर पाए। यह समझने के लिए कि डेटा हमें क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, हम रॉ डेटा का एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हम उससे शुरू करते हैं। जब हम एक सर्वे करते हैं, चाहे सेंसस हो चाहे सैंपल सर्वे हो, तो उसके जरिए से डेटा जनरेट होता है। पॉपुलेशन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं या सैंपल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें पहले ही ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा एलिमेंट किसी खास जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या वैल्यू देगा। तो नतीजा ये निकलता है कि जो डेटा जनरेट होता है वो रैंडम होता है, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड या स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होता है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती है। तो ऐसे किस्म के डेटा को जिसको हमने अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया, जिसका हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जिसको हमने कोई तरतीब नहीं दी, तो ऐसे डेटा को जो बिना प्रोसेस किए हुए हमारे सामने अभी होता है, इसको हम रॉ डेटा कहते हैं। तो इसके एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। एक क्लास में जो है टेस्ट होता है, जैसे क्लास टेस्ट होते हैं, तो ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया, तो ये उनके मार्क्स है। देखिए यहां पे हमारे जो है 20 स्टूडेंट्स है और आउट ऑफ 10 जो है ये उनके मार्क्स है। तो जब हम इस पे भी नजर डालेंगे इस डेटा पे, तो इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसका कोई जो है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये रॉ फॉर्म में है, ये कच्चे फॉर्म में हमारे सामने। रॉ का मीनिंग है कच्चा, तो ये कच्चे फॉर्म में हमारे पास, अभी इसको हमने कोई तरतीब नहीं दी। तो ये जो रॉ डेटा है, इस प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसको देख के जो है हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिचुएशन क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे कम कितने मार्क्स है और सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, तो आपको एक एक करके सब मार्क्स को जो है वो देखना होगा, तब जाके आप ये बता सकेंगे कि सबसे कम कितने हैं और सबसे ज्यादा कितने हैं। या आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते पहले ही डेटा को देख के कि ज्यादा लड़के पास हुए हैं या फेल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 पास मार्क्स लेंगे, 5 और उससे आगे पास मार्क्स है, और 5 से कम यानी 4 डाउनवर्ड जो है वो फेल मार्क्स अगर हम लेंगे, तो रॉ डेटा से हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि सिचुएशन क्या है। तो ये जो रॉ डेटा है, अगर हमने इससे मुख्तलिफ कंक्लूजन्स निकालने हैं, इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इस पे ऑपरेशंस इस पे करने हैं, तो हमारे लिए जरूरी बनता है कि हम इस डेटा को जो है इसको ऑर्गेनाइज करें, इसको क्लासिफाई करें। तो इसलिए क्या है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना इसलिए हमारे लिए जरूरी बनता है। तो ये जो हमारा एक रॉ डेटा यहां पे है, इसको हम एक एलिमेंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन देंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है।
जो हमारा रॉ डेटा था इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे लिखा। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आप पहले ही बता सकते हैं कि सबसे कम कितने मार्क्स है और सबसे ज्यादा कितने मार्क्स है। तो सबसे कम 2 मार्क्स है, सबसे ज्यादा जो है हमारे 10 मार्क्स यहां पे है। आप ये भी पहले ही बता सकते हैं कि ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो जो है वो पास हुए हैं। इस डेटा को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स है। जैसे कि 2 बच्चों के 9 मार्क्स है, 3 बच्चों के 7 मार्क्स है। तो यहां पे ज्यादा कैलकुलेट हमें नहीं करना पड़ेगा, बस हमको डेटा पे एक नजर दौड़ानी है। तो उस पहले ही देखने से हमें काफी सारी चीजें जो है इस डेटा के मुतालिक पता चलेंगी। तो यहां पे हमने एक बात याद रखनी है कि चूंकि यहां पे सिर्फ 20 यूनिट्स है, जो हमारा सैंपल है या पॉपुलेशन है, वहां पे हम ओनली 20 यूनिट्स लेते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हमारा जो सैंपल होता है या जो पॉपुलेशन होती है तो उसकी तादाद काफी ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारे लिए इसलिए जरूरी बनता है कि जब जो रॉ डेटा है हम उसको ऐसे प्रोसेस करें, हम उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करें, क्लासिफाई करें, ताकि जो फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है डेटा पे, ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो कंडेंस भी होता है। ये हमें ये भी बताता है कि ज्यादा डेटा किस जगह पे कंसंट्रेटेड है। ये हमें ये भी बताता है कि रेंज क्या है, यानी कि डेटा का फैलाव कितना है, स्प्रेड कितना है, हमें ये इसका अंदाजा होता है। और डेटा को फर्दर प्रोसेस करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन जब हम एक सर्वे करते हैं तो जो डेटा जनरेट होता है वो किसी वेरिएबल के मुतालिक होता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी पहले यह समझना है कि एक वेरिएबल हम किसको कहते हैं और वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स है। क्योंकि बाद में जाके जो है जब हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, प्रॉपर डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, क्लासिफिकेशन पे आएंगे, तब जाके हमारे लिए आसान होगा कि जो क्लासिफिकेशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कौन सा तरीका किस जगह अप्रोप्रिएट है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में टर्म वेरिएबल काफी बार यूज होती है और काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म है। तो टर्म वेरिएबल का लफ्जी माना यह है कि जो चीज वेरी होती हो या जिसका वैल्यू जो है चेंज होता हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि प्राइस जो है, इसका वैल्यू जो है चेंज होता है। एक साल एक प्राइस होती है, दूसरे साल दूसरी प्राइस होती है, या एक दिन एक प्राइस होती है, दूसरे दिन दूसरी प्राइस होती है। तो इसलिए प्राइस को जो है हम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ज्यादा टेक्निकली हम ये कहेंगे कि अगर कोई पर्सन है या कोई चीज है या कोई लोकेशन है या कोई आइडिया वगैरह हो, ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट हो, यानी कि उसके रिलेटेड अगर कोई सिफत हो, तो उस सिफत को जो है हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग्स, राइट, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है हमारा एक वेट होता है, तो ये एक एट्रीब्यूट है हमारा। हमारी एक हाइट होती है, ये एक एट्रीब्यूट है हमारा। हमारी एक इनकम हो सकती है, ये एक एट्रीब्यूट है हमारा। इसी तरह कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वेट हो सकता है, इसका जो है प्राइस हो सकता है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसका अपना एक मेजर हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनके वैल्यूज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक एट्रीब्यूट है या कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि जिस चीज पे हमने रिसर्च करनी हो, तो वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं जब हम सर्वे करते हैं, चाहे वो सेंसस हो, सैंपल सर्वे हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज, सिफत रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और आइडिया एटसेट्रा, जिसको हम मेजर करना चाहते हो या जिसको हम काउंट करना चाहते हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जो हमारे वेरिएबल्स है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
एक है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरा है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वन इज न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव एंड द सेकंड इज कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, उसको यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी कि इसका हम कोई एग्जैक्ट मेजर जो है वो दे सकेंगे। जैसे कि प्राइस एक वेरिएबल है, तो मैं प्राइस के बारे में ये बता सकूंगा कि किसी खास चीज की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है या 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है या 1 लाख है। तो हमने जो है प्राइस को एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको हमने वो असाइन किया। तो इसी तरह किसी चीज की क्वांटिटी जो है वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल बनता है। मेरी हाइट जो है वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल बनता है, और इसी तरह एक इंसान का जो वेट है वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल बनता है। तो ये सब वेरिएबल्स जो है वो उनको हम न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वेरिएबल्स की, वो है कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देखिए, अगर हमने अभी ये देखना हो कि एक मार्केट में जो लोगों ने कपड़े पहने हैं, सपोजिंग हम ये देखेंगे कि जो उन्होंने शर्ट्स पहनी है, तो उन शर्ट्स का रंग क्या है। अभी हमने प्राइस देखना था, हम प्राइस के बारे में ये कह सकते थे कि द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज 10 रुपीज, लेकिन अभी हमने एक शर्ट का कलर देखना है या शर्ट्स के कलर्स देखने हैं। तो हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि 1 2, तो वहां पे जाहिर सी बात है हम यूज नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड कलर की शर्ट्स इतने लोगों ने पहनी थी, व्हाइट की शर्ट्स इतने लोगों ने पहनी थी, ब्लू शर्ट्स इतने लोगों ने पहनी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जो शर्ट का कलर है, चूंकि ये वेरी होता है, देयरफॉर इट्स अ वेरिएबल, मगर एट द सेम टाइम ये जो वेरिएबल है ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस को हम टैग दे सकते हैं कि इट इज 10 12 सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन जो शर्ट का कलर है इसमें हम नंबर्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जब हम ये देखते हैं कि कितने लोगों ने कौन सी शर्ट्स पहनी थी, वहां नंबर्स आएंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि इतने लोगों ने रेड शर्ट पहनी थी, इतने लोगों ने जो है व्हाइट शर्ट पहनी थी, तो वहां पे नंबर्स आते हैं। लेकिन जो कलर ऑफ द शर्ट जो है ये बाय इटसेल्फ जो है न्यूमेरिकल इन नेचर नहीं है। कलर ऑफ द शर्ट एक क्वालिटी है। ये रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कोई और कलर हो सकता है, लेकिन इसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं इन केस ऑफ प्राइस, इन केस ऑफ क्वांटिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन numerical this variable and categorical or qualitative variable. हमने ये देखा कि वेरिएबल्स जो है इनकी दो बड़ी कैटेगरीज है, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। लेकिन जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है उनके भी दो टाइप्स है, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है उनके भी दो टाइप्स है। यहां पे हम क्या करेंगे कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के जो दो टाइप्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी अगर आपको जो है अपनी हाइट मेजर करनी हो या अपना वेट मेजर करना हो, तो जब आप अपना वेट मेजर करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल आएगा 60 kg 300 ग्राम्स। तो एक तो 60 आ गया और आ गया 300 ग्राम्स, यानी इट इज 60.3 केजीज में अगर लिखेंगे तो 60.3। इसी तरह अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी हो तो इसको जब आप हाइट मेजर करेंगे तो इट कैन बी 5.4, 5.5, 5.7 और 6.2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। या किसी भी चीज की जो है लेंथ आप मेजर करेंगे तो ये होगा 1 फीट और 2 इंच, या अगर छोटी चीज आपको मेजर करनी हो तो इट कैन बी 2 inches and further some centimeter, so on and so forth। तो ये जो चीजों का हम मेजरमेंट करते हैं, यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शंस है, यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शंस है, लेकिन कुछ मेजरमेंट्स ऐसे पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप फ्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 7.5 स्टूडेंट्स, या तो 7 होंगे या 8 होंगे।
तो इसी तरह अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके घर में कितने व्हीकल्स है, कितनी गाड़ियां हैं, तो आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, लेकिन 0.5 आप यूज नहीं कर सकते या 3.5 आप यूज नहीं, आप ये नहीं बताएंगे कि हमारे घर में 3.5 गाड़ियां हैं। तो ये तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि आधी गाड़ी जो है वो गाड़ी नहीं हो सकती। तो कुछ चीजों में हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फ्रैक्शंस का यूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, आप कहेंगे 7 और आप कहेंगे 8। तो इवन इफ अगर आपके घर में कोई बच्चा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि 7.2, क्योंकि हमारा बच्चा भी काफी छोटा है। नो, ही विल बी काउंटेड एज 1। तो वहां पे जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो हमारे डिस्क्रीट जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें गैप्स होती हैं, उसमें होल नंबर्स यूज होते हैं, 0 1 2 3 4, जैसे फैमिली मेंबर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, और नंबर ऑफ पीपल इन ए स्टेडियम, नंबर ऑफ पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ए मैच, या नंबर ऑफ पीपल जो है एलिमेंट्स जो है जिनका आपने सर्वे किया, जिन पे आपने जो है रिसर्च किया, ठीक है ना। तो ये जो ये जो वेरिएबल है इस किस्म का, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे, जहां पे हम जो है होल नंबर्स यूज करेंगे, हम कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है उनको यूज नहीं करेंगे। यानी कि हम 2.5 वाला वैल्यू जो है यूज नहीं करेंगे, हम 2 यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, लेकिन 2.5 या 2.2 वगैरह ये हम यूज नहीं करेंगे। तो जब ऐसा हमारा कोई वेरिएबल हो जहां पे ये फ्रैक्शनल वैल्यूज यूज करना पॉसिबल ना हो, तो उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बरक्स जो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है ना, तो वहां पे फ्रैक्शंस यूज होते हैं और वहां पे नंबर्स के दरमियान गैप्स नहीं होते हैं। देखिए, जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वहां पे हम 1 से जंप करके 2 पे चले जाते हैं। बीच वाले जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं हम उनका यूज नहीं करते। तो 1 to 2 जो है एक गैप हम मेंटेन करते हैं, लेकिन जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं उनमें ये गैप नहीं होती है। अभी अगर आपने 1 to 10 मेजर करना है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास 5 भी एक वैल्यू हो सकता है, 6 भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास 1.5 भी वैल्यू हो सकता है, 9.3 भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में जो है हाइट मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो जो हाइट है उसमें आप फ्रैक्शनल वैल्यूज भी लेंगे। जैसे कि अगर आप फीट्स में लेंगे तो आप कहेंगे 4.5 फीट ये इसकी जो है हाइट है। तो अभी अगर आप जो है इंचेस में लेंगे तो उसमें भी आप ये कहेंगे कि इस बंदे की जो हाइट है वो है 60.5 इंच, यानी कि ये 60 इंच से थोड़ा ज्यादा है, 60 से 0.5 ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पे भी आप फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है वो यूज करेंगे, लेकिन इन अदर केसेस इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। उनके जो 2 टाइप्स है वो है ऑर्डिनल वेरिएबल्स और नॉमिनल वेरिएबल्स। देखिए, जो हमारे ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग होती है, यानी कि हम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो हम डेटा गैदर करते हैं, उसको हम एक तरतीब में रख सकते हैं, और ये तरतीब ऐसी होगी जिसका एक बैकग्राउंड होगा, जिसका जो नेचुरली सही होगी। जैसे कि अभी अगर आपको एक रिसर्च करनी है किसी कंपनी के प्रोडक्ट के मुतालिक या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोगों से सवाल पूछेंगे। आप ये जानते हैं कि ये कैटेगोरिकल एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यानी कि इसके बारे में आप जो है क्वांटिटेटिव डेटा हासिल नहीं कर सकते। जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्वालिटी में रिस्पॉन्स आएगा, वो क्वांटिटी में रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप बताएंगे कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको कोई बताएगा 50, कोई 70, तो इससे आप कोई मतलब नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल आप यहां से ही उनको बताएं कि 70 का मतलब ये है, ठीक है ना। तो जब हम ऐसी चीजों में जब हम डेटा गैदर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको यहां से ऑप्शन देते हैं, और जो ऑप्शंस हमारे होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है, उनकी एक तरतीब होती है। पहले एक होता है, बाद में दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो एक नेचुरल सा एक सिस्टम होता है, नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। इसकी वजह होती है ये ऑर्डर की। जैसे कि
कंपनी या गवर्नमेंट या कोई और जो है कंपनी की सर्विस के बारे में आपको ये जानना हो कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं एक्सीलेंट, गुड, नॉर्मल, बैड और वर्स्ट। ठीक है ना। तो ये जो तरतीब यहां पे आप देख रहे हैं, सीक्वेंस जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये नेचुरल है। हम अगर एक्सीलेंट लिखेंगे, फिर वर्स्ट लिखेंगे, फिर बैड लिखेंगे, फिर गुड लिखेंगे, फिर नॉर्मल लिखेंगे, तो दूर से ही हमें लगेगा कि ये जो तरतीब हम दे रहे हैं इस चीज को, तो ये गलत तरतीब है। इसका जो ऑर्गेनाइज हमने ऑप्शंस किए, ये ठीक तरीके से हमने ऑप्शंस ऑर्गेनाइज नहीं किए। तो ये ऐसे ही वाली तरतीब जो है, ये डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग जो है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्डिनल वेरिएबल्स की। और याद रखिएगा यहां पे कि जो काफी सारे सर्वेज होते हैं उनमें हम पहले ही लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20। आप बताइए आप कहां पे टिक करते हैं, या ABCD हम लिखेंगे। ठीक है। और फिर आपको चूज करना होता है कि आप इसको इनकी पोजीशन, इनकी सर्विस, इस प्रोडक्ट को A में रखते हैं, B में रखते हैं, C में रखते हैं या D में रखते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा आप कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि कंपनी से हम गाड़ियां लाते हैं या सर्विस कराते हैं, तो बाद में फोन आता है कि आप जी बताइए कि आप कितने मार्क्स देते हैं या आप कितना वैल्यू देते हैं, कितना आप सही समझते हैं उनकी सर्विस को। तो वो फिर वहां से ही बताते हैं कि हमारा जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 1 to 10। तो जब आप 9 कहेंगे, 10 कहेंगे, ये एसेंशियली क्वांटिटी नहीं होती है, ये क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स है। आप ये बताते, मुझे क्या लगता है कि ये जो इन्होंने सर्विस हमें दी तो ये कितनी अच्छी थी, तो ये क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स है एक्चुअली, वो क्वांटिटी एक्चुअली नहीं है। जैसे कि प्राइस का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, क्वांटिटी होती है, तो ऐसा मसला यहां पे नहीं है। तो ये हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल है। तो इसके बरक्स जो है नॉमिनल वेरिएबल और एक कैटेगरी है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। अभी हमने जो है रिसर्च करना है, ये देखना है कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स मेल है, कितने फीमेल है। ठीक है ना, एक सिंपल सा रिसर्च है। तो आप जब कैटेगरीज बनाएंगे तो टोटल स्टूडेंट्स, फिर मेल और फिर फीमेल, तो तब जाके आपको पता चलेगा कितने मेल है, कितने फीमेल है। लेकिन ये जो आपने मेल और फीमेल वाली कैटेगरी बनाई, इसमें कोई नेचुरल ऑर्डर है ही नहीं। ये इस तरह नहीं है गुड, एक्सीलेंट, नॉर्मल, बैड, वर्स्ट, 1 2 3 4 5 ABCD so on and so forth, या ऐसा नहीं है। आप पहले मेल लिख सकते हैं, बाद में फीमेल लिख सकते हैं, पहले फीमेल लिख सकते हैं, बाद में मेल लिख सकते हैं। कोई नेचुरल इसमें ऑर्डर नहीं है। तो इसी तरह जब आप बाकी कैटेगरीज के बारे में जो है वो डेटा हासिल करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि शर्ट्स के बारे में, तो आप डेटा हासिल करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले रेड लिखे, तो आप कौन सा कलर पहले रखेंगे, इट इज योर चॉइस। इसका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है। तो कैटेगोरिकल जो हमारे वेरिएबल्स है, इसकी दो टाइप्स है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स एंड दूसरा क्या है, नॉमिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल में क्या फायदा है कि इसमें एक तरतीब होती है, और जो नॉमिनल वेरिएबल होता है उसमें जरूरी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन कोई ऑर्डरिंग इसमें नहीं है। और अगेन मैं ये एम्फसाइज करूं कि ऑर्डरिंग का मतलब यह है कि किसी चीज को तरतीब देना, पहले एक रखना, फिर दूसरा रखना, फिर तीसरा रखना, और इसकी वजह होना कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वजह नहीं है तो नॉमिनल बन जाएगा, वजह है तो ऑर्डिनल बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम यहीं पे पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपने ये सब चीजें समझी होंगी। इफ यू फील कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शंस में यूट्यूब चैनल के लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।